अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। बदकिस्मत तरीन दहशतगर्दी की लहर ने एक दफ़ा फिर मुल्क में सर उठाया है और उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी सरगर्म नज़र आई हैं। बिलखुसूस बलोचिस्तान में ये एक बहुत तशवीशनाक ख़बर जो है वो मौसूल हुई कि 40 से ज़ायद अफराद को शहरियत की बुनियादों पर, सूबाइयत की बुनियादों पर बाकायदा शिनाख्ती कार्ड से आइडेंटिफाई करके अलग अलग मकामात पे कत्ल किया गया। और ये बदकिस्मत वाक़या जो पेश आया उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस भी सरगर्म हुई। तकरीबन 10 व्हीकल्स को भी, गाड़ियों को भी आग नजर आतिश किया गया इन दहशतगर्दों की तरफ से, मुसल्लह दहशतगर्दों की तरफ से। तो नाजरीन, ये तमाम तर मामलात ऑब्वियसली बहैसियत कौम हमारे लिए जिस तशवीश का बायस बनते हैं, क्या उसी तशवीश से तमाम जो हमारे पॉलिटिकल जितना एक्यूमेन है, चाहे वो अपोजिशन की तरफ का एक्यूमेन हो या हुकूमत की तरफ का एक्यूमेन हो, क्या वो भी इस चीज़ को उतनी तशवीश से देखते हैं? क्या वो भी उतनी सीरियसनेस से इन तमाम तर जो दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ हैं उनका कला कमा करने के लिए सरगर्म हैं या नहीं है? हम ये सवाल इसलिए उठाने पर मजबूर हैं क्योंकि दोनों इतराफ से अपने अपने तौर पर अपनी अपनी तौर की सियासत जो है वो फरोग चढ़ाई जा रही है, परवान चढ़ाई जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फिक्र लाहक है कि वहाँ पर जो अडियाला जेल में जो एहलकार हैं वो क्यों रद्दबदल उनका हो रहा है और वो क्यों इधर उधर किए जा रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हुकूमत जो है, बताया जाता है कि बड़ी खामोशी से, बहुत चुप्पी साध कर एक बड़ी सीरियस किस्म की कानून साजी करने जा रहे हैं असेंबलीज के थ्रू, जिसके लिए उनके पास माशाल्लाह से नंबर भी नहीं है। लेकिन नंबर कैसे पूरे करने हैं, अब ये फिक्र जो है वो हुकूमत को अपेरेंटली खाई जा रही है। हुकूमत बार बार इसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये जो खबरें हैं ये फिर भी उतनी सरगर्म नज़र आ रही हैं। इंटरेस्टिंगली मौलाना फजलुर रहमान साहब और सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकात है इन रीसेंट टाइम्स, वो भी इसी तरफ इशारा करती हुई नज़र आ रही हैं, या एटलीस्ट इत्तलात यही मौसूल हो रही हैं कि इन नंबर्स के पूरे होने के लिए दरअसल ये जो मुलाकात है ये की गई थी। क्या वाकई इन तमाम तर बातों में सदाकत है? क्या ऐसे ही हुआ जा रहा है या होने वाला है? क्योंकि 8 सितंबर की भी जलसे की तैयारियां हैं पीटीआई की, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, वो इन तमाम तर जो ख़ास तौर पर नेशनल इशूज़ हैं, जब हम लोग इतनी तशवीशनाक खबरें बलोचिस्तान से आती हुई देख रहे हैं जिनके ऊपर हमने अभी बात की, उनसे बिल्कुल लाइल नज़र आ रहे हैं। क्या उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी दोनों इतराफ़ की सियासत चमकाने की तरफ लग गया है? इसके ऊपर बात करेंगे। इसी कंटिन्यूटी में जब हम सियासत चमकाने की बात कर रहे हैं तो बानी पीटीआई की जो मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू है उनके कुछ सिर्फ नुकात आप मुलाहिजा कीजिएगा। डेलिबरेटली ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि हम लोग आज थोड़ा कौमी नौइयत के मसाइल पर ज़्यादा बात करने के लिए मजबूर हैं, गिवन द काइंड ऑफ ग्रेव सिचुएशन दैट वी आर इन। बानी पीटीआई की मीडिया से नाजरीन गैर रस्मी गुफ्तगू नुकात मुलाहिजा कीजिएगा। कहते हैं मेरा इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी, मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए। मेरे साथ तैनात स्टाफ को चौथी बार तब्दील किया गया है, जेल में कुछ ज़्यादा ही सख्तियाँ हो रही हैं, मुझे अवन नुमा कमरे में रखा गया है। अवन नुमा कमरे से उनकी मुराद ये है कि गर्म कमरा वो कहते हैं, उनको ये शिकायत है कि गर्म कमरे में उनको रखा गया है। मुझे मुल्क की फ़िक्र है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान है, मेरा मुल्क से बाहर कोई पैसा नहीं, मैं जरदारी नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता। नाजरीन, वही सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम लोग रोज़ तकरीबन जो है वो बात करते हैं, लेकिन इसके आगे कोई क्यों नहीं बढ़ रहा? नेशनल लेवल पे क्यों कोई कंसेंसस नहीं हो पा रहा? बहुत संगीन सवालात हैं जो कि आज इंशाल्लाह हम इन तमाम पार्टी से पूछने का इरादा रखते हैं। सैयद कौसर काज़मी मुझे यहाँ स्टूडियोज़ में ज्वाइन करते हैं, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के हैं, और ज़ाहिर है वैसे तो ही बिलोंग्स टू आवर ओन फ्रेटर्निटी। कौसर साहब, आपको एक तो खुशामदीद भी, आपको मुबारकबाद भी, और ये भी आपसे पूछना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या आप भी इन तमाम तर चीज़ों को उतनी ही एक निगाह से देखते हैं जैसे हमने हमेशा देखा है कि इनके ऊपर जिस तरह की अलार्म बेल्स रिंग होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही हैं? वेरी वार्म वेलकम भी आपको साथ साथ। थैंक यू। नाज़रीन, इस पूरे मामले पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट का भी एक तो मौक़िफ़ ये है, कौसर साहब से हासिल करेंगे जो लीडिंग पार्टी है, और साथ साथ जो की अपोजिशन पार्टी है उनका भी मौक़िफ़ साथ ही रहेगा। हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी मुझे ज्वाइन करते हैं नाजरीन JUI से, जो कि अभी तक तो ये कह रहे थे कि सोलो फ्लाइट चलेगी, JUI की तरफ से यही बात की जा रही थी। हाफिज़ साहब, आपको बहुत खुश आमदीद। लेकिन इसमें मज़ीद भी हम आपसे पूछेंगे कि क्या जरदारी साहब की जो हुई मुलाकात है मौलाना साहब से, उससे कोई इरादा बदल गया है JUI का? आपको वंस अगेन इस तमाम मामले पे हम लोग उसी तरह से एंगेज करेंगे। और यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ जनाब शुएब शाहीन साहब भी तशरीफ़ फरमाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बड़ी बेबाक आवाज़ और सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं अपनी जमात के अब तो माशाल्लाह। वेरी वार्म वेलकम सर। आप भी 8 सितंबर की जो तैयारियां हैं वो आई थिंक उसमें मसरूफ़ हैं, लेकिन कौमी नौइयत के जो इशूज़ हैं वो इसी तरह से जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं और सर उठा रहे हैं अपने।
آپ کو بھی خوش آمدید سر. آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں کوثر کاظمی صاحب. ونس اگین آپ کو میں نے مبارکباد تو دی، لیکن ہم لوگ اس وقت بڑی ایک سنگین سی سچویشن میں ہیں. بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ایک ایشو ہے، ایک بڑا ایک امپورٹنٹ سا، اور یہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ بار بار سر اٹھا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں ایڈریس نہیں کی جا رہی، اور یہ بڑی ایک انفارچونیٹ سی سچویشن ہے؟ حکومت کی طرف سے بھی آپ لوگ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک چپ رہ کر اور چپی ساتھ کر آپ ایک قانون سازی کرنے جا رہے ہیں رادر دین ایڈریسنگ دیز نیشنل ایشوز. دیکھیں جی، یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے بلوچستان کا، نہ کوئی یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ صوبائی بنیادوں پہ گاڑیاں روک کے شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو مارا گیا. یہ ایک عرصہ دراز سے یہ سلسلہ جاری تھا، اور اس کو اب رنگ دیا جا رہا ہے شاید کہ آج کیونکہ بگٹی صاحب کی برسی ہے اور اس کو بنیاد بنا کے بھی اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. دیکھیں، فوج سے لڑنے کا ایسے جو عناصر ہیں ان کے پاس نہ طاقت ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی ہمیشہ بزدلانہ کروائیاں ہوئی ہیں. بسیں روکی گئیں، زائرین کو نشانہ بنایا گیا. پنجاب سے تعلق نہیں، کسی بھی، اگر کوئی پشتو نہیں بولتا، اگر کوئی پٹھان نہیں ہے، کوئی بلوچ نہیں ہے، ہر اس شخص کو نشانہ بنایا گیا. تو اس میں نہ صرف اندرونی طاقتیں، جن کو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں یہاں پہ احتجاج بھی ہوا، لوگوں نے ان سے اظہار یکجہتی بھی کیا، ایک خاتون یہاں پہ بیٹھی رہی، مارنگ بلوچ صاحبہ، ان پہ جا کے واٹر کینن سے جب فورسز نے، جب ریاست نے اپنی رٹ قائم کرنے کی کوشش کی، تو بہت سے ہمارے جو صحافی دوست تھے باقاعدہ طور پر نکلے باہر اور انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ صرف تصاویر بنوائیں بلکہ ان کا دفاع بھی کیا. تو یہ وہی لوگ ہیں BLA کے جن کو مسنگ پرسنز کہا جاتا ہے. کوئی مسنگ پرسنز نہیں ہے، ان کے اپنے عزائم ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے، ہم تو ایک پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے. ان کی طرف سے تو یہی بات کی جاتی ہے، اور اس پہ باتیں جب پریکٹیکلی آپ کے سامنے چیزیں آتی ہیں مونا، تو بالکل آپ کے سامنے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں، اور ہم بارہا یہ بات کہتے رہے کہ آپ جب فورسز کام کر رہی ہیں جن کا یہ کھل کے مقابلہ نہیں کر سکتے، جب وہ کسی شخص کو تمام تر ثبوتوں کے ساتھ اریسٹ کرتے ہیں، تو ہمارے اندر سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں جی کہ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو عدالتوں میں کیوں نہیں پیش کیا جا رہا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کو عدالتوں میں لے کے آئیں، بالکل ایک جو بھی ڈیو پروسیس ہے اس کے تحت سزا دیں انہیں. لیکن جب بیرونی جو طاقتیں ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، جو ایسے عناصر ہیں، جب ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، جو کہ کرتے ہیں، اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے، چاہے ہمارے ہمسایہ ممالک ہوں، بلوچستان کے اندر کوئی ایسے افراد ہیں، بالکل ان کی پشت پناہی جاری ہے. حکومتی سطح پہ بالکل جی اس وقت ہمیں اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ایک بے رحم آپریشن اشد ضرورت ہے وقت کی. بے رحم کوئی رحم نہ کریں. بارہا ہم پنجابی، ہم سندھی، ہم جو باقی صوبوں کے لوگ ہیں، نہیں آتی پشتو یار، ہم اپنی آئیڈینٹی چینج نہیں کر سکتے. آپ ہمیں نشانہ بناتے ہیں، ہمارے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور نہیں خدا نخواستہ جو محب وطن ظاہر ہے پشتون بھی ہیں، وہ بھی قطعاً اس چیز کو اس سے زیادہ میرا خیال ہے اس کی مذمت کریں گے جتنا میرا خیال ہے کسی بھی اور ریس سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کی مذمت کریں گے. دیکھیں مٹھی بھر لوگ ہیں نا، اگر وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں تو فورسز کے ساتھ مقابلہ کرتے. وہ مٹھی بھر لوگ ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام بلوچی یا تمام پختون یہی میں عرض کر رہی تھی، بڑی قلیل تعداد ہے ان کی، تعداد قلیل ہے، لیکن ان کو جو افراد جو پشت پناہی کر رہے ہیں ان کی تعداد بہت. بے رحم موقف جو ہے، بے رحم آپریشن جو ہے، یہ موقف ہے دراصل. شعیب شاہین صاحب، ان تمام عناصر کی بالخصوص بلوچستان سے چاہے تعلق رکھتے ہوں، کیا وجہ ہے کہ کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو پا رہا؟ کیونکہ جب ہم حکومت سے بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ تو الٹا ان کو سپورٹ کرتے ہیں. خان صاحب نے بھی حالیہ بھی جو ہے ٹویٹ کیا ہے ان کے حق میں، اور آپ کا جو فوکس ہے وہ ان تمام چیزوں سے ڈی فوکسڈ ہے. لیٹس بی ویری ایکسپلیسٹ اباؤٹ اٹ. وہ کہتے ہیں آپ کا تو فوکس ہے ہی الگ چیزیں. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کو اب آپ نے نیا ایک وہ کہا ہے کہ ان کو جیل میں جو ہے وہ کچھ لوگ رد و بدل کر دیے گئے ہیں اور ان کو پھر زہر دینے کا خدشہ ہے، جبکہ خان صاحب ماشاءاللہ ہیلدی ہیں. مطلب کوئی ان کی صحت کو دیکھ کر اس طرح کے کوئی خدشے کی جسے کہتے ہیں نا انڈورسمنٹ نہیں ہوتی جو آپ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو جو کچھ واقعہ ہوا ہے کل، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. دوسری بات، دو مختلف چیزوں کو جوڑ دیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس ملک میں وہاں کے لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں، وہ کسی کو نکل رہا ہے کسی اور کے نام، تو جمہوریت کو تو آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا. جب 45-47 کی بحث آپ لے آئے ہیں. جب قانون چند لوگوں کے ہاتھ میں ایک کھلونا بن جائے کہ جب چاہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں. آئین آپ کے ملک میں ہے نہیں ہے. آپ نے کسی کے خلاف کو مقدمہ ہے، آپ عدالت میں پیش کریں، دہشت گردی کی عدالت میں پیش کریں، جس قانون کے مطابق پروسیڈ کرنا ہے کریں. آپ اپنے ملک کے لوگوں کو انصاف دینے کی بجائے انصاف کے راستے آپ بند کریں گے تو لوگوں کو نفرتیں پھیلیں گی.
آپ ان چیزوں سے، ان طریقوں سے آپ ملک کو ترقی کی سمت میں لے جانے کے بجائے تنزلی کی سمت میں لائیں گے۔ آپ کے جو بھی الیکشن کو لے کر گریونسز ہیں تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں، ملک کی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ساتھ بیٹھیں ان کا ساتھ دیں اسی نیشنل ایکشن پلان پہ سر، پہلی بات خان صاحب نے خود حمایت کی تھی نہیں 2014 میں۔ ہمیں سب سے پہلے کہا گیا کہ ہم اے پی سی بلا رہے ہیں، کہا گیا نا، ہم نے انکار کیا، ہم نے کہا ہم آئیں گے۔ اے پی سی کی ڈیٹ دینے کی بجائے وہ کٹھ پتلی وزیر اطلاعات آتا ہے، وہ آ کر کیا کہتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ فارم 47 کو بھی بھول جائیں، فارم 45 کو بھی بھول جائیں، اس وقت بھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اگر کوئی ہے ایڈمیٹڈلی پارلیمانی پارٹی وہ پی ٹی آئی ہے، کسی بھی پارٹی میں۔ آپ کہتے ہو ہم اس پہ پابندی لگائیں گے، آپ یہ کہتے ہو کہ ہم آپ پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے، وہ کہتے ہیں آپ یا تو سختی کر سکتے ہیں یا پھر ان سے آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، دونوں باتیں ساتھ ساتھ تو نہیں کر سکتے نا۔ حافظ صاحب بھی ہیں، میں مجھے اجازت دے دیں کوثر صاحب، میں ان کا موقف لے لوں تاکہ اس کے اوپر ہم ایٹ لینتھ آئیں۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا، ساری عوام سوچنے پر سمجھنے پر مجبور ہے کہ یہ مولانا صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے جناب آصف علی زرداری صدر پاکستان سے، اس میں کیا آپ سے نمبر کا سپورٹ مانگا گیا ہے کہ جو قانون سازی کی اب ہم لوگ سرگوشیاں سن رہے ہیں جو اسمبلی میں یہ لوگ کرانا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے کوئی ایکسٹینشن کی بات ہے غالباً سپریم کورٹ میں؟ سب سے پہلے آج جو مختلف مقامات میں، مختلف اضلاع میں، پشتون بیلٹ میں ہو یا بلوچ بیلٹ میں ہو، بلوچ ایریا میں ہو یا پشتون ایریا میں ہو، جہاں بھی لیویز کی شکل میں ہو یا پولیس کی صورت میں ہو یا عام لوگ ہو، پشتو زبان بولنے والے لوگ ہو، اردو زبان بولنے والے لوگ ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، جو بھی نشانہ بنے آج یا نشانہ بنایا گیا ہے، ان لوگ کوئی گاڑیاں جلا دی گئی ہیں، اس کی جمعیت علماء اسلام شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ نہ یہ انسان کا بنایا ہوا قانون اجازت دیتا ہے، نہ خدا کا بنایا ہوا قانون اجازت دیتا ہے، نہ بلوچ اور پشتون روایات اس کی اجازت دیتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج کا نہیں ہے، اس کو پشتون اور پنجابی کا رنگ دینا، اس کو بلوچ اور پنجابی کا رنگ دینا، یہ جو بھی سرکار کے ایوانوں میں بیٹھے ہو، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہو، سب سے بنیادی طور پر یہی نفرت کی بیج ہے جو وہ بچھانا چاہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور اس کو اس قسم کی واردات کو پشتون اور پنجابی یا اس کو بلوچ اور پنجابی کا رنگ دینا یہ بھی قابل مذمت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کس پارٹی نے اس قسم کی واردات کی مذمت نہیں کیا، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر فرض کرے جمعیت علماء اسلام مسنگ پرسن کی بات کرتی ہے، لاپتہ افراد کی بات کرتی ہے، تو یہ قانون آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ آپ عدالت کے حوالے کر دیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس پر سوچنا ہوگا، سنجیدگی سے بیٹھنا ہوگا، اس سچویشن کا راستہ روکنا ہوگا، تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کے اس پر بات کریں۔ صاحب یہی تو بات ہے، ہم بات ہی یہی کر رہے ہیں، ہم نے سر ابتدائی یہی کی کہ بیٹھنے سے ہی تو قاصر ہے سر، یہی تو پرابلم ہے۔ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں، موجودہ حکومتیں ہیں، جو پارٹیاں برسر پیکار ہیں، یہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، اس کو مسلط کیے گئے، یہ بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے۔ اچھا، آپ نے بڑی کلیئر کٹ بات کر دی ہے۔ کوثر صاحب مسکرا رہے ہیں، میں پوچھتی ہوں کیا ہے، کیونکہ مولانا صاحب مجھے بریک پہ اجازت دیجیے گا کوثر صاحب جانے کی، واپس آؤں گی اس کے اوپر۔ یہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ پہلے مسلط شدہ آپ کہتے ہیں نمائندے ہیں، ان کے تھرو تو یہ کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ جو اکٹھے بیٹھنے والی بات ہے کہ یہیں ختم ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے، باقی کیا سب کے ویو میں یہ بات یہیں ختم ہو جاتی ہے آفٹر اے بریک؟ ویلکم بیک ناظرین، قمر زمان قائرہ صاحب بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں تمام تر بحث میں، اسٹالورٹ آف دا پیپلز پارٹی۔ ویری وارم ویلکم سر، آپ کو بہت خوش آمدید۔ آپ کی طرف میں آتی ہوں، لیکن مجھے صرف 1 منٹ کی اجازت دیجیے گا، ایک جو بات چل رہی تھی بریک سے قبل اس کو ہم لوگ تھوڑا سا کنکلوڈ کر لیں۔ کوثر صاحب آپ سے مسلط شدہ لوگوں سے کیا بات کی جائے، بات یہیں ختم ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں اکٹھے بیٹھو، ہم سارے شور کرتے رہتے ہیں، یہ سارے ساتھ بیٹھیں، تو کس کے ساتھ بیٹھیں؟ جو لوگ امپوزڈ ہیں،
देखें शाहीन साहब ने भी मोना मुझे एक मिनट दे दे मोना भी मौलाना साहब फिर आप हम पे कोई इल्ज़ाम लगाएंगे कि हम कभी बलोचिस्तान नहीं गए। हम बारहा वहाँ पे जा चुके हैं और हम जब भी बलोचिस्तान से गुजरते हैं हम ये विर्द करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हमें अपनी जानों का ख़तरा वहाँ पे है और ये एक मुसल्लमा हकीकत है। आप उन लोगों से बात करने का कह रहे हैं जो जब चाहे पुल उड़ा देते हैं, जब चाहे बस रोक के शनाख्ती कार्ड देख के, वो क्या देखते हैं? आप पंजाब से हैं, उनको वहाँ पे निशाना बनाया जाता है और आज से नहीं बनाया जा रहा। और ऐसे अफराद जो असलहे के साथ, बमों के साथ, रॉकेट लॉन्चर के साथ आपकी बसों को उड़ा रहे हैं, कौन बात करेगा उनसे? फोर्सेस कहाँ बात कर सकती हैं उनसे? फोर्सेस को निशाना बनाना ये वक्त है बतौर सियासी लीडर, बतौर मोना मुझे इजाजत दें, आप कुरान की आयत को सामने रखें और अपने लश्कर के साथ अपने लश्कर का साथ दें। जी जी जी, सब इस पे बात करना चाह रहे हैं। जो मरने वाले हैं, जो मजलूम हैं, आप उन्हीं को मुरद इल्जाम ठहरा देते हैं। ऐसा ना करें जी। हाफिज साहब देखिए, बात ये है कि हम लोग तो सारे जो सियासी जो लीडरशिप है, आप लोग तमाम लोग हैं माशाल्लाह, आप लोग तो बसीरत रखने वाले लोग हैं, आप तो बैठे ना इकट्ठे। हम ये बात नहीं कर रहे खुदा ना खास्ता कि किसी इस तरह की मेरी बात सुनिए, मुझे बात सुनिए, मुझे ये मालूम नहीं है कि मैं फिर कायरा साहब से पूछूं, मुझे ये मालूम, आप मुझे बात करने दे, खुदा की बंदी आप मुझे बात करने दे। मुझे ये पता नहीं है कि ये बंदा कौन है, किस पार्टी से इनका ताल्लुक है, इसका मुझे पता नहीं है। ये सरकार का क्या बस अटैक शुरू कर दे बंदे पे। जब मकसद की बात हो तो बंदों पे अटैक करें। आप बात सुनना, ये ना देखें कौन बात कर रहे हैं, ये देखें कि क्या बात कर रहे हैं। बात करूंगा, मैं बात करूंगा मेरी बात तो सुनिए यार, मेरी बात तो सुनिए। नहीं आप बात, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपकी बात में आपको मेरी बात की भी आपने गलत तशरीह की। मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रहे हैं? आप कहते हैं कि जिन लोगों ने रियासत के ख़िलाफ़ और कौम के ख़िलाफ़ बंदूक उठाए, आप हमें कहते हैं कि उनसे बात करें। तो आप बात कर रहे हैं ना, रियासत बात कर रही है उनके साथ, बार बार बात कर रही है। इन्हीं बंदूक बरदारों से उन्होंने बात की है। आप ज़रा तारीख़ तो देखिए, आपको ये भी पता नहीं है। आप एक तरफ बात भी कर रहे हैं, पहाड़ों से उनको नीचे लेके आ रहे हैं, दूसरी पर ये कहते हैं। मैंने कब कहा कि मैं जो मजलूम है उसकी मैं हिमायत नहीं की? मैंने उसको दरिंदगी कहा, मैंने उसको दरिंदगी कहा, दहशत कहा उसको। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि जिन लोगों को आप उठाते हैं उनको अदालत के हवाले क्यों नहीं करते हैं आप? सही यस, अदालत में एक सवाल है। आपने एक कमीशन मिसिंग पर्सन के बारे में आपने एक कमीशन बनाया। यही बात बल्कि शोएब शाहीन साहब भी कर रहे थे कि अदालत में प्रोड्यूस किया जाए उनको, जो लीगल तरीका है वहीं से सजा जजा वहीं से होनी है ना, और कहां से? कायरा साहब सर, टू यू प्लीज। इसमें सिर्फ एक बात मैं अगर ऐड करूंगा, देखें, जब आपने दहशतगर्दी को ट्रू सेंस में समझ के आम आदमी को उससे डिफरेंट अंदाज में जब तक नहीं देखेंगे, हर शख्स को आप दहशतगर्द बना देंगे। सही, ये डेफिनेशन का प्रॉब्लम भी आप इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक शख्स अपने बुनियादी इंसानी हुकूक के तहत खड़ा होता है, अपनी गुफ्तगू करता है, कायरा साहब पीपल्स पार्टी चैंपियन ह्यूमन राइट्स, दहशतगर्द बन गए। आपकी जमात का जो एक महवर है वही आप लोग, चूंकि ह्यूमन राइट्स पे आप तमाम ने रखा है, आपके फाउंडर्स ने रखा है, तो फिर आप तो सबसे ज्यादा इसमें जो है वो आवाज में आवाज इनकी मिलाएं, जो भी गुफ्तगू यहाँ हो रही है। आपका इस पे क्या व्यू है? इस पे हम लोग बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में बदकिस्मत वाक़े के तनाजुर में, और सेम कंटिन्यूटी में मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि मौलाना साहब की और जरदारी साहब की जो अभी हालिया मुलाकात है, क्या उसमें नंबर्स तलाश किए गए हैं किसी कानून साजी के लिए असेंबली में? ये तो मुझसे ज़्यादा बेहतर मेरे भाई मौलाना बयान फरमाएंगे, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन दोनों अतराफ से उसकी वजाहत हो गई कि वहाँ क्या डिस्कशन हुई है, उसके अलावा मेरे इल्म में कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो जिस तरह के कोई कानून साजी या आइन के अंदर तरमीम की जिक्र हो रहे हैं, वो कोई लॉजिकल बातें भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आता कि वो क्या होगा। लिहाजा जब पता ना हो तो मैं तुक्का ही मार सकता हूँ। मेरे ख्याल उससे एतराज़ करना चाहिए। रही बात ये जो हम कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं है, और दहशतगर्दी के कई रंग हैं, ये बात दुरुस्त है कि कौम परस्ती के नाम पे बिलाशुबा लोग सियासी हकूक़ भी मांगते हैं, और कौम परस्ती के नाम पे लोगों को बहकाया भी जाता है। कौम परस्ती के नाम पे सारे सूबों में और दुनिया भर में नेशनल स्टेट्स इसी पे खड़ी हुई, लेकिन जब नैरो नेशनलिज्म की बात आएगी, तंग नजरी की बात आएगी, फिर उसको मिस यूज किया जाएगा। सही बात ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग वो हैं जो दीगर ममालिक से असलहा लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, पैसा लेते हैं, हमारे यहाँ अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि वही लोग हैं, बहुत सारे वो लोग हैं जो पंजाबियों को या दीगर कौमियतों को बलूचिस्तान के अंदर कत्ल करके
या सेक्टेरियन क्लैश करा के इसको एक और रंग देना चाहते हैं, क्योंकि पंजाबी बहुत सारा वहां आबाद है। अगर सिर्फ पंजाबियों को टारगेट करना बलोच कौम का अगर टारगेट होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई पॉजिटिव बात हो सकती है। सो मैं इन दोनों के दरमियान समझता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त हमारे कौमी इदारों को, यानी दिफाई इदारों को भी, हमारी लॉ एनफोर्समेंट को भी, और हमारी सियासी क़यादत को भी, मजहबी क़यादत को भी एक बात समझनी होगी। एक चीज है जिद्दत। कुछ लोग जिद्दत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीजें तब्दील करना चाहते हैं, मुआशरे को, इस कबायली निज़ाम को तब्दील करके इसकी जगह नया निज़ाम देना चाहते हैं। कुछ लोग उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, वो कहते हैं नहीं, हम उसी निज़ाम में रहना चाहते हैं, हम उसी कबाइल के जिरगों में फैसला करना चाहते हैं, हमारे लिए वही पुराना कल्चर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। ये एक क्लैश है जो दुनिया के तमाम मुआशरों में हुआ और आज भी जारी है और जारी रहेगा। नहीं, हमें ये बात समझनी होगी। जो मसला है ना कायरा साहब, अभी शोएब साहब ने आइडेंटिफाई किया, वो कहते हैं देखिए आप भी इस अलायंस का हिस्सा हैं हुकूमत के साथ। वो कहते हैं आप हर किसी को तो दहशतगर्द ना कहना। मिसाल के तौर पर मैं उन्हीं की बात कर लेती हूँ, उनके जमात को इस वक्त TTPTI कहकर मुखातिब किया जाता है अता तारड़ साहब की तरफ से, तो मतलब आपने उनको भी उसी सफ में शामिल कर लिया? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं तो नहीं कर रहा। अगर हुकूमत में से किसी ने ये कहा है कि उस फर्द से पूछिए या उनकी अपनी जाती इंटरप्रिटेशन है। हाँ, हमें इमरान खान साहब पे, उनकी जमात पे एतराज हो सकता है कि भाई आप तालिबान के सपोर्टर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनसे डायलॉग की बातें करते हैं, उनको साथ ये रिलीफ देने की बातें करते हैं, आप उनको अपने इलाके में आबाद करना चाहते थे। हम बिल्कुल बात कर सकते हैं अपनी लॉ एनफोर्समेंट से कि भाई आप तो इनसे फाइट करने वाले थे, क्यों ये हुआ कि ये जत्थे आज भी पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं? ये सवाल उठ सकते हैं, लेकिन हम उनको ये कहें कि वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, नहीं। हम उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये वेरी फेयर। अच्छा, तो ये तो बड़ी अहम स्टेटमेंट है आई थिंक। काज़मी साहब देखें, शाहीन साहब ने कहा जी 47 और फार्म का हवाला हमेशा देते हैं कि मुसल्लत करदा ग्रोह जो है, और सो मच सो के कायरा साहब भी जो कि अलायंस में हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। कायरा साहब हमेशा बड़ी जबरदस्त, उन्होंने भी कहा है कि आप उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें। आप उनको अगर मैं अपनी बात मुकम्मल कर पाता जी, तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि बिलाशुबा ये एक सीरियस इशू है। इस वक्त हमारी फौज के वहाँ जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे मासूम सिविलियन शहीद हो रहे हैं, और सिर्फ पंजाबी नहीं, वहाँ पश्तून भी, वहाँ सारी सेक्ट के लोग भी शहीद हो रहे हैं, हमारी पुलिस के और रेंजर्स के भी। तो सब ये देखना चाहिए कि क्या हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, जिनकी अपनी बड़ी शहादतें हो रही हैं, क्या ये उनकी पॉलिसी हो सकती है? आंसर इज नो, ये नहीं हो सकता, और हमें उसको अलग नहीं करना चाहिए। हमें पॉलिसी के रिव्यू की बात करनी चाहिए, उन्हें भी अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। और ये बात याद रखिए, हमें अपने लोगों को साथ लेना है, जारी रहती है और डायलॉग होता रहता है, लेकिन अपने लोगों को साथ लेने वाली बात है। या अमन के दौरान डायलॉग कौन करेगा? डायलॉग रियासत की तरफ से मुतय्यन लोग करेंगे, जिस तरह जिहाद भी रियासत की तरफ से मुतय्यन लोग करेंगे। ठीक, राइट, यही बात मैं आगे ले जाना चाहती हूँ कायरा साहब के, और कौन करेगा? जाहिर है गवर्नमेंट करेगी। आप लोग तमाम इसमें जी। कायरा साहब की जो बात है, काज़मी साहब आप इसको आगे बढ़ा रहे थे। आप जिनसे बात करना चाहते हैं, साहब ने भी बात की है, शाहीन साहब ने भी बात की है, हमेशा ये क्या है कि आप फॉर्म 47 और इलेक्शन में, हर इलेक्शन में ये शोर और शराबा होता है, बदकिस्मती है मुल्क की। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि आप इन बातों को करके 9 मई के जो वाक़यात हैं उनको छुपाने की कोशिश करें। सारी दुनिया ने देखा है। आप कोर कमांडर हाउस जाते हैं, जना हाउस जाते हैं, GHQ जाते हैं, कौन से चेहरे थे जो उनको लीड कर रहे थे? ये अब हर रोज ये बात होती है, हर प्रोग्राम में ये बात होती है कि आप उन लोगों को नहीं पहचानते। खान साहब को जब अरेस्ट करने की बारी आती है ज़ुमान पार्क से, वो कॉल करते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, सारे PTI तो आप लोग जुडिशियल कमीशन बिठा दें। 9 मई के ड्रामे से बाहर निकले। मैं नहीं बोला, आपने बड़ी मुफस्सल बात की है। जुडिशियल कमीशन बनाएं। हम तो 15 महीने से कह रहे हैं आपके चेहरे नजर आ रहे हैं भाई। आपके CCTV फुटेजेस क्यों छुपा लिए आपने? क्यों छुपाए आपने? आपको पूरा CCTV फुटेज, जो CCTV फुटेज छुपाने वाले हैं, असल इसका मतलब है चोर वो है, ये शोर मारने वाले फिर इसका मतलब वो है। कोशिश करेंगे आप करें ना, नहीं ब्रेक ना हमने आपको जवाब हम आपको ये शोर करते हैं और अपना 9 मई का वाक़या दहशतगर्दाना करवाएंगे। निकले 9 मई के ड्रामे से, बस करें आप इससे। आपने इस ड्रामे की वजह से आज मुल्क को इस अंजाम को, क्योंकि हम लोग ये वो लोग एक इस पे सोल्यूशन देते हैं, वो सोल्यूशन कितना प्लॉजिबल है, कितना डुएबल है? आफ्टर अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से कबल काफी एक हीटेड डिबेट था। 9 मई का भी हवाला फिर साथ में आया है इन तमाम वाक़यात पे। नहीं किया था वो। आप प्लीज कंक्लूड करें ताकि मैं शुएब साहब की तरफ भी बढ़ूं। और कायरा साहब से भी मैंने कह रहा था जी, अहम ये बातें आगे ले जानी। कॉल आती है कि मुझे गिरफ्तार करने लगे, आप पहुंचे, सारे वहां पे पहुंचते हैं, पेट्रोल बम वहां पे नहीं चले, क्या साफियों ने नहीं देखा? हमने नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं गिरफ्तार करने लगे। उसके बाद वो कहना है अब्रप्ट गिरफ्तार। अब आज का बयान देख लें। आज फिर उन्होंने आर्मी चीफ पे अटैक किया कि मुझे कुछ हो गया तो आर्मी चीफ जिम्मेदार होंगे। वो कहते हैं आप लोग क्यों अडियाला जेल के लोगों को तब्दील कर रहे हैं बार-बार? कभी एसी पे, कभी फ्रिज पे। जब आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, आप कौम के बच्चों को मरवाएंगे, उनसे एक और सानिया 9 मई करवाएंगे, आप फिर उनको बाहर बुलाएंगे, फिर पीटीवी पे, सरकारी अमलाक पे, जीएचक्यू पे और जनाह हाउस पे फिर हमले करवाएंगे। काज़मी साहब वो कहते हैं अवन जैसा कमरा उनको दिया हुआ है, मतलब ये तो बेसिक यानी कूलर लगा हुआ है, हमारी इत्तलात के मुताबिक बड़ा ठंडा कमरा है, बड़ा ठंडा कमरा है। और खान साहब तो कहते थे मैं जहन्नम में भी रह लूंगा। अपनी हर बात से यू टर्न ले रहे हैं वो। फिर इनकलाबी लीडर तो ना कहें आप उनको हर चीज चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, इलेक्ट्रिक टूथपेस्ट चाहिए। फिर कहाँ का लीडर या लीडर है इनकलाबी? तो फिर ठहरें, बर्दाश्त करें। तो ये सारी चीजें ठंडा कमरा है। शुएब साहब, खान साहब भी थोड़े बयानात भी ठंडे ठंडे दें। वो तो बयानात तो उनके रोज पर रोज और ज्यादा सफिशिएंट में बढ़ती जा रही है। कठपुतलियों से मैं पूछता हूं, फौज की तरफ से इनकार हो चुका है, इनको ताकि मेरा जवाब सुन लें। इनकार की वजह से आईएसपीआर के स्पोक्स पर्सन बन जाओ, फिर आप बात करो। ये भाई फौज हमारी है ना, भाई फौज हमारी नहीं है, क्या हमारी नहीं है? आप तो हम करते हैं। तो आप उनके बूथ को इज्जत दो का आपने नाराज। तो जब आप भाजपा के खिलाफ बोलते थे उस वक्त वोट को इज्जत दो की बात करते थे। आप उनके कठपुतली बन के 17 सीटों के साथ जाकर इक़्तिदार में काबिज हो चुके हो। आप जैसे पक्के के डाकू में और कच्चे के डाकू में फर्क क्या है? आपने लोगों के वोट पे डाका डाला है, उन्होंने लोगों के हुकूक पे डाका डाला है। ये नहीं कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था? कभी इस तरह के मामला नहीं हुए। सुन लें, आप तो सीधा चढ़ाई हम सारे हाथ तक। पहली बात तो ये है आपके खिलाफ प्रूव्ड एलिगेशन है, हमारे खिलाफ इल्जाम है। अगर आपके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद थे तो आप जज अब्बास को आप जाकर फायरिंग ना करते। आप जाकर के लाहौर हाई कोर्ट में जब कहा गया कि आप लेकर आओ एविडेंस, तो आप वहां जाकर के आए बाई शाये ना करते। सुन लेना, बस करें ना, बस करें, सुन लेना, आप शोर ना मचाएं ना यार, बात करने दें यार, शोर ना मचाएं। आप ताजा ताजा आप साफी से आप स्पोक्सपर्सन बने हो तो भाई हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हमारी बात सुनने मैं आती हूं आपकी तरफ, आप बारी बारी बात कर लें। तर्जुमान बनाओ, आप तो इमरान रियाज के मुकल्लिद हैं भाई, जो सहाफत का लबादा और क्या भाई। इमरान रियाज सहाफी है, हम उसको एक क्रेडिबल सहाफी समझते हैं। आपको मुझ पे अब आप शोर तो ना मचाएं ना, बात सुनने दें। 1800 लोग हैं शोर मचाने के लिए बैठे, क्या आपको स्पोक्स पर्सन शोर मचाने के लिए बनाया? क्या आपको इलेक्टेड बंदे नहीं है? आपको अगर साफी से उठा करके नौकरी दी है ना, नौकरी दी है तो आप करें ना, नौकरी करें। हमने आपको कब मना किया है? लेकिन आप बात करने की आदत बात करते हैं, हमेशा सुनने की आदत डालें, सुनने की आदत डालें भाई। बात सुने ना, हमको गुलाम है तो हम तो ये तो हमारा मुहावरा आपने बताया भाई, आप में आदत ही नहीं है, गलत बातें आप में आदत ही नहीं है बात सुनने की। हम लोग बात नौकरी करें, जाकर नौकरी करें, आप जाएं जाकर वो आप इमरान खान फेडरेशन की अलामत है के लिए मिन्नतें कर रहे हैं यार, बस करें। वो कोई नवाज शरीफ नहीं है, वो डीलें करके डील की तरह बाहर भाग जाएगा। वो इमरान खान है, वो अवामी नुमाइंदा है, वो फेडरेशन की अलामत है भाईजान। आज अगर वो आपकी तरह नहीं है, कल की फ्लाइट पे इमरान खान, डीलर और लीडर में यही फर्क होता है, आपको पता होना चाहिए। अब ताजा ताजा आपको नौकरी मिली है, इसलिए आपकी बात सुनी जाएगी। फौज आपकी बात नहीं सुन रही भाई, उन्होंने 9 मई आप आईएसपीआर के स्पोक्स पर्सन बन जाएं, फिर आपकी बात हम सुनेंगे। पूरी बात में आजम स्वाति साहब की एक हम लोग लेते हैं, शुएब साहब उसका हम लोग थोड़ा डिबेट्स पे रहते हैं और थोड़ा पर्सनल अटैक्स पे प्लीज गुरेज करें दोनों जेंटलमैन। कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप सुनने को भी तैयार नहीं। आप जब जाती हमला करेंगे तो जाती हमला की क्या बात है? आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बोलूंगा। बिल्कुल, आप बीच में 18 दफा बिल्कुल, मैंने आपकी बात के जवाब नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको मौका मिलेगा भाईजान। नहीं, इस पे हम थोड़ा सा आप हमारी बात सुने। आपने अगर रीजन सुनने की आदत ही नहीं रही तो आप के कारकुन हैं आप भाई। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आप बात सुने, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की 85% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। आजम स्वाति साहब की हम बात, अब हम आपको सिर्फ दो बातें, सोशल मीडिया 180,000 सीटें हमने जीती हैं। यहाँ कठपुतलियों को आप इस सीट में बैठा हूँ 1,05,000 मैंने वोट लिए हैं,
प्राइम मिनिस्टर हाउस जो अनवार काकड़ का घर के अंदर जो उस वक्त बैठे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसका पोलिंग स्टेशन का आप रिजल्ट देख लो, आपको लग पता जाएगा कौन जीता है। ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, यहाँ आपका 100% आपका मीडिया हाउसेस बैठे हुए हैं, सारे रिपोर्टर से पूछ रहे हैं कौन जीता है। भाई बात ये नहीं है, बात ये है हम एक प्रिंसिपल से बात करते हैं, हम उसूलों की बात करते हैं। ठीक है, मैं एक बात वो करते हैं कि जिसको बुनियाद बनाकर आप आइन और कानून की पाबंदी पे आ जाएं, आप जमहूरियत को तमाशा मत बनाएं। इसका जरा फरमा दें आजम स्वाति साहब ने जो बात की, क्योंकि हम लोग बात ही यही कर रहे हैं ना कि आप लोग साथ एटलीस्ट इश्यूज पे तो बैठ जाएं, बावजूद इसके कि आप एक दूसरे को शायद देखना पसंद भी ना करते हो, लेकिन कौमी इश्यूज पे तो इस पे कोई बात नहीं हो सकती ना सर। बड़ी अच्छी स्वाति साहब सर, उनकी मुझे एक मुझे चलाने दें, उनकी बात, मेरी कमेंट ले लेना, उसी पे आपकी कमेंट चाहिए जी, सुनाइएगा नाजरीन। स्वाति साहब ने क्या बात की? ने भी फैसिलिटेट किया वहां पहुंचाने में, मैं समझता हूं एक मुस्बत अमल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के निजाम को बचाने के लिए। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, कानून और आइन की पासदारी हो। जी, जिसने भी किया वो उसने कौम की खिदमत की और पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव काम किया। मतलब ये जो अडियाला जेल में मुलाकात करवाई है, आज भी स्वाति साहब उसको बहुत पॉजिटिव समझ रहे हैं। तो ये बताइएगा ये हुआ क्या? मतलब आप ये तमाम चीजें किसी जगह पर जाकर पिच करेंगे तो ये आगे बढ़ेगी ना बात? देखें, मैंने आपको पहले भी बताया, इन्होंने कहा जी हम एपीसी बुला रहे हैं, कहा ना जी, मुझे बताएं इमरान खान समेत हमने कहा हम आएंगे, उसके 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, इन्होंने डेट नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का फैसला आया है 12 जुलाई को। 15 जुलाई को अता तारड़ ने किसके कहने पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि इत्तेहादियों से बात हो गई है। आज पीपल्स पार्टी वालों से पूछे कि बात हुई थी, बैन करने उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला होता है कैबिनेट के जरिए, आज तक कैबिनेट का फैसला हुआ। अगले दिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमें तो पता ही नहीं है कि पीटीआई को बैन करने लगे, आर्टिकल 6 कराने लगे हैं। वो किसका कठपुतली है? बात यह है कि माहौल किसने खराब किया है। फिर देखें, एक एतमाद साजी का माहौल होता है। हमारे आपने 29 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपने उठा लिए, अगर किसी ने गलत किया है आप कानून के मुताबिक उसको कोर्ट में पेश करो। एतमाद साजी का तो माहौल है, लेकिन अच्छा, फिर आपने ये जो अवाम के जहनों में सवाल है, इसका भी थोड़ा सा आप कोई उनकी उलझन सुलझाएं कि ये किसने मुलाकात करवाई, जो आजम स्वाति साहब आज भी कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई वो तो आपके पार्टी के सर वो हैं सेनेटर, तो भाई हमारे सेनेटर हैं, उनको मैसेज दिया गया कि खान साहब मिलना चाहते हैं, वो जा करके मिले, फैसिलिटेट कराया गया। हाँ। मुझे बता दें फैसिलिटेटर कौन था? तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, रियासत से पूछे सर, ये आप उनसे ना पूछे, स्वाति साहब से। उनको तो हमें तो मैसेज मिला कि खान साहब मिलना चाह रहे हैं, हमें क्या मैसेज मिला कि खान साहब मिलना चाह रहे हैं। हाँ। चले गए गौहर साहब और स्वाति साहब सुबह सवेरे, उनको बताया गया कि जी ये सरकमस्टांसेस है, इस हालात में आप इनको पोस्टपोन करें, और वो 8 सितंबर का जलसा है। अब की सूरत हाल में देखें, अगर आपने इस मुल्क को 6 महीने से, मैं कह रहा हूँ इस्लामाबाद में हमने 6 दफा सुप्रीम हाई कोर्ट से आर्डर लिए हैं, आपने जलसा आखिरी रात मंसूख कर देते हैं। हम तो उसके बावजूद कर रहे थे। ये खान साहब का अगर हुक्म ना आता तो हमने हर हाल में करना। आज खान साहब ने कह दिया है, कहने पे आप कह रहे हैं कि उन्होंने हुक्म, आज उन्होंने कह दिया है कि 8 सितंबर को कोई मेरा नाम भी लेकर आकर कहे आपने जलसा नहीं रोकना, क्योंकि कोई भी हालात हो, एसी नहीं मिल रहा। वजह ये बस करें यार, इस बात को बस करें। और क्या मामला है सर? मुझे गिरफ्तार करने जुबान पर आ रहे हैं, पहुंचो। अब आप बीच में देखें, नहीं मिल रहा, पहुंचे या आप इनको एंकर पर्सन बना दें। मामला ये है, स्पोक्सपर्सन उठाएं, इनको एंकर पर्सन बना लें। अगर जब किसी की दुश्मनी में इतना आगे ना सर, बच्चों को बचाइएगा, आपके रास्ते से वापसी के रास्ते बंद हो जाए। जवान बच्चों को आज पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है पीटीआई। मैं छोड़ दें फॉर्म 45 को, छोड़ दें, आज भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन है? आज भी आपने लोटे बना करके जीबी और कश्मीर में आपने दूसरे बंदों के हवाले कर दिया, हमारे लोग के हवाले किए ना, इररेस्पेक्टिव छोड़ दें। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग जीपी, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, इंक्लूडिंग कश्मीर कौन है? तो फेडरेशन की आप अगर उसके लीडर को और फेडरेशन की पार्टी को इस तरीके से तजलील करेंगे, इस तरीके से हरकतें करेंगे, लोग नफरत आपसे करते हैं। आपने देख लिया ना मर्री में, मर्री में एक सोशल मीडिया का ये सारा मामला, एक मिनट सोशल मीडिया का जवाब दे दूं, सुने फॉरेन फंडिंग आपके पास, सुने ना मेरी बात का एक से आखिरी बात का जवाब दे दें। अब 190 मिलियन पाउंड का केस आया मर्री में, एक तस्वीर लगी हुई है, सुने, एक तस्वीर लगी हुई थी, हजारों की तादाद में लोग जाकर के जूते मार रहे हैं। ये है आपसे नफरत,
निकले ना बाहर आए। मैं कह रहा हूं कि आप निकल के बाहर जाकर जरा मार्केट में देखें जो आपने माशी दहशतगर्दी कर दी है, ये लोगों का जीना हराम कर दिया है। अब उनका जवाब आ जाए। अब ठीक है, आपने वेरी फेयर आपने अपना केस बिल्ड किया है। कहां पे एक पूरा बात बना था, ठीक है ना जी, झूठ बोल के एक शख्स को ईमानदारी का लबादा उड़ाया गया। आपको लगता है सिर्फ सोशल मीडिया पे महदूद है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं। तो बिल्कुल ऐसा 45 जो 47 है तनाज़ा खत्म कर दें। के बाद आवाम जाग गई है, जो इनके सपोर्टर्स थे वो भी इनसे दूर हुए। तो 8 फरवरी को रिजल्ट आया, उसको किधर लेके जाएंगे? अब ये 190 मिलियन पाउंड का केस है ना, क्योंकि आपने खान साहब को फरिश्ता बनाया हुआ है, खान साहब को आपने बताया हुआ है कि इनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, बाकी सारे चोर हैं। वो 190 मिलियन पाउंड जो है उनके हवाले से आप जरा तक नहीं कर रहे। 10 दफा आप जो है उसको मंसूख करवा चुके हैं। आज जज साहब इमरान खान ने कहा है नवाज शरीफ का मेरा केस इकट्ठे चलाओ, नहीं हो रही है, उन्होंने कहा मेरा केस इकट्ठे चलाओ। फिर इन्होंने अच्छा वो कह रहे हैं मेरा केस इकट्ठे चलाओ तमाम चीजें और दोनों को ईसीएल में डालो, नैब ने दोनों को ईसीएल में डालो। सर ये भाग जाएगा। मैं जब बोला ना शहीन साहब, फिर आप नहीं बोल सकेंगे, मेरी आवाज बहुत खुद नहीं बोलते हो, मैं आपको बातों का जवाब दे रहा हूं। मैं आपको बताऊं जी, नैब काज़मी साहब सिर्फ एक मिनट जी जी मैं, लेकिन मेरा अर्ज भी साथ सुन लें काज़मी साहब। ये है कि नवाज शरीफ साहब की चुप्पी पे भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो अगर चुप हैं तो उनके दिल में भी कुछ ना कुछ इसी तरह की बातें हैं जो उन्होंने अपने दिल से लगा के। देखें, बिल्कुल खामोश नहीं है नवाज शरीफ, बिल्कुल भी खामोश नहीं है। मरियम नवाज की जितनी भी कारकर्दगी इसके पीछे नवाज शरीफ हैं। वो बैठते हैं बिजली के बिलों को लेके, सोलर प्रोजेक्ट्स को लेके, ये सारे नवाज शरीफ के मंसूबे हैं। अमल दरामद मरियम नवाज कर रही हैं। अवाम को लेकर दोनों बाप बेटी बिजली के बिलों को खसूसन बहुत परेशानी के आलम में थे। ये सोलर प्रोजेक्ट से और जो 14 रुपए यूनिट हुआ, आप क्या समझते हैं छोटी रिलीफ है? ये चीजें हजम नहीं हो रही। मरकज पे इतनी तनकीद नहीं कर रही पीटीआई जितनी पंजाब में करती है, क्योंकि वो खाइफ हैं कि अगर मरियम नवाज इसी तरह करती रही काम तो पंजाब किसी के लिए भी नाकाबिल। लेकिन ये एक बड़ा अहम अब मैं सिर्फ एक बात, जब ये सारी चीजें कर चुके, चोर डाकू के इल्जामात अवाम के ज़हनों में वो कहते हैं 8 फरवरी तो 9 मई के बाद हुआ ना, तो उनको वोट तो पड़े ना ज्यादा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने खुद आके कहा कि ये बताते हैं हुकूमत तो बना ले। आना शुरू नहीं हुआ है, पीपल्स पार्टी भी कहती रह गई कि इनके नंबर ज्यादा हैं, हम इनके साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। नंबर तो ज्यादा थे ना इसके, जिस तरह से भी इन्होंने कंटेस्ट किया। पार्टी अगर कह रही है इत्तेहादी जमात है, हर जमात सियासत अपनी अलग करती है, ठीक है ना जी, इत्तेहाद में भी बैठे हो। अब उनका ये दिल है, क्योंकि वोट तो टूटेंगे इनके, पीपल्स पार्टी का जैसे साना 9 मई सामने आएगा, हर सियासी पार्टी का दिल है कि वोट हमें मिल जाए। इनकी हमदर्दी में भी बयानात आते हैं, इनके मुखालिफ भी बयानात आते हैं पीपल्स पार्टी के। इस वक्त जो तकाजा है ना जी, मुल्क के हवाले से जो मुल्की हालात हैं, खुदारा सियासत जरा हट के बात करें। आपने चोर अरसा दराज इमरान खान को आप गालियां दें, सुने बिल्कुल वो दुरुस्त है, हम सियासत से हट के बात करें। अब ये है कमाल है। वैसे देखें क्या मतलब, आप यानी आप गालियां दें हमारे लीडर को, आप उनके खिलाफ जो कुछ आप बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये ना कहें, मसला ये है बैन तो कर रहे थे ना, वो कहा जो कुछ और कर रहे हैं और उसके बाद हमें कह रहे हैं आए मुल्क की बात करें। एतराज है ना, सिर्फ चोर साबित करने के लिए अवाम के टैक्स का 95 मिलियन पाउंड शहजाद अकबर के थ्रू बरतानिया में नहीं लगाया इन्होंने। भाई हसन नवाज की प्रॉपर्टी थी भाई, आप जवाब वो आपने मलिक रियाज के जरिए आपने रिश्वत के तौर पर उसको बेची, इसको साबित 18 बिलियन रुपीस की। क्या कहा फिर? और आप एमएनफी डिपार्टमेंट का आज सबूत दे दें किसका है? अब ये बोलेंगे एमएनफी डिपार्टमेंट का सबूत दे दें, वो है किसका? आज बता दें। 95 मिलियन पाउंड इन्होंने खर्च किया, वहां पे जो मोतबर तरीन इदारे हैं बरतानिया के, इन्होंने 1 टका साबित नहीं किया इनका। और भाई एमएनफी डिपार्टमेंट का बता दे भाई, वो 95 हसन नवाज ने आता है, किसकी है? बहुत कम के फ्लैट्स हैं जो बहुत सारे मौजूआत हैं। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में। थैंक यू टू एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज।